हम सब लोग कालजयी का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और ये भावपूर्ण उत्सव है। इसमें उल्लास भी है, आनंद भी है, थोड़ा विषाद भी है। कालजयी एक तरह के संगीत का अवतरण थे और विषाद ये है कि उस तरह का अवतरण अब कभी होगा या नहीं। अशोक जी ने इस सत्र का नाम रखा उपस्थिति अनुपस्थिति। और जैसा आप जानते हैं, अशोक जी बिना उकसावा दिए कुछ नहीं करते हैं। हम लोगों को बोलने के लिए भी फंसा लिया गया। तो मैं कुछ अगले 2-4 मिनट इस उपस्थिति और अनुपस्थिति पे एक दो विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला उकसावा तो शायद यही हो कि मैं इस मंच पे क्यों खड़ा हूं। ना तो मेरी कोई योग्यता है संगीत में, ना हिंदी भाषा पे, ना अलंकार शास्त्र पे, ना इतिहास पे, ना कुमार गंधर्व जी से कोई परिचय है उस तरह का। लेकिन शायद अशोक जी की मंशा यही रही हो कि हम सब आके सुने और वो बोलने के प्रयास से जो सीखने को मिलता है उसमें सम्मिलित हों। लेकिन ये जो शब्द है उपस्थिति अनुपस्थिति, ये शायद हम सब पर जो आज यहां एकत्रित हुए हैं एक तरह से एक व्यंग है। जो कलाकार शब्दों की सीमाओं से परे हो, जो खुद जब चाहे जिस तरह से शब्द साध सके, जो किसी शब्द की सीमाओं से नहीं बंधा हो, उसकी शब्दों में व्याख्या करने के लिए हम उपस्थित हुए। ये एक तरह से असंगत और व्यंग सा लगता है। जो खुद एक मापदंड है, उसके मापदंडों का हम लोग विश्लेषण करें। शायद अशोक जी इस बात की ओर हमारा ध्यान दिलाना चाहते हैं कि कुमार गंधर्व के संगीत के संदर्भ में, उनकी कला के संदर्भ में, उनके दर्शन के संदर्भ में आलोचकों की कोई जगह नहीं है। कलाकार में अहम भाव हो सकता है, एक मैं का भाव हो सकता है, लेकिन कला में कभी अहम का भाव नहीं हो सकता। लेकिन आलोचना में ठीक उल्टा है। आलोचक में व्यक्तिगत विनम्रता हो सकती है, लेकिन आलोचक स्वतः ही अपने मूल आधार में एक अहम का भाव है। ये कमी रह गई, ये द्वंद रह गए। आलोचक कभी कभी मूल्यों के लिए आलोचना कर सकते हैं, कभी कभी सामाजिक न्याय के लिए आलोचना कर सकते हैं, कभी कभी इत्तेफाक से शायद वो कला के सहभागी बन सकते हैं। लेकिन अंततः जो आलोचना की प्रक्रिया है, जो आलोचना का रूप है, वो एक अहम को दर्शाता है। और शायद अशोक जी आखिर में हम सबसे यही कहलवाना चाहते हैं, द जोक इज ऑन ऑल ऑफ अस। क्या कहें कुमार जी के बारे में, सबने यही कहा कि जितने भी द्वंद्व थे वो उन सब द्वंद्वों से परे है। सब एक तरह से निरर्थक लगते हैं। लोक कला, शास्त्रीय संगीत, परंपरा, आधुनिकता, रचिता, स्फूर्ता, मौलिकता, परंपरा, मैं तो ये कहूंगा आध्यात्मिक और भौतिक का भी जो द्वंद्व है, वो भी कुमार गंधर्व के गायन से एकदम से बिल्कुल जैसे घुल मिल जाता है। तो अब किन शब्दों में क्या व्याख्या की जाए इस उपस्थिति की या इस अनुपस्थिति की? मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं एमेच्योर हूं, कोई, मैंने कहा जैसे कोई ना तो कोई तालीम है ना कोई समझ है, कि कल्पनी जी ने जो कहा कि कुमार गंधर्व के गायन में क्या विशेषता थी, क्यों वो इतने तरह लोगों को आकर्षित करते हैं अपनी ओर, व्हाट इज यूनिक अबाउट हिम। मेरा यह मानना है कि वो एक ऐसे गायक हैं कि जिस तरह से उन्होंने शब्द और राग का संबंध साधा और जिस तरह से तीव्र और उज्जवल ऊर्जा की तरह, कल्पनी जी से मैं सहमत हूं, एक आनंद है, एक ऊर्जा है और एक बड़ी आनंदमयी ऊर्जा है उनके संगीत में, जैसे सारा ब्रह्मांड उनके शब्दों में स्पंदित हो गया हो। बंदिश और साहित्य उनके लिए महत्वपूर्ण थे,
और उन्होंने बंदिश और साहित्य दोनों को संगीत से बारीकी से समझाने की कोशिश करी। मैंने एक उकसावे के तौर पर लिखा था एक बार, मैं जब ये निमंत्रण आया था तो अशोक जी ने कहा था शायद टीएम कृष्णा जी यहां हो, तो उनके संदर्भ में टीएम कृष्णा ने एक बार लिखा था कि संगीत अनुभव में भाषा केवल ध्वनि के रूप में महत्वपूर्ण है, भाषाई रूप में नहीं। शब्दों की कल्पना संगीतमय रूप में की जानी चाहिए, काव्यात्मक और अर्थ के रूप में नहीं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से सुनने में आता है, कुमार जी का तो दर्शन था संगीत के बारे में, इसके ठीक विपरीत था। संगीत का अनुभव भाषाई रूप के बिना उपलब्ध हो सकता है किसी स्वरूप में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता। हम लोग कई चीजें सुनते हैं जिसका अर्थ नहीं समझ आता है, लेकिन संगीत केवल ध्वनि नहीं, वो एक अर्थ का माध्यम भी है। और आज जो हम लोग कुमार जी को सिर्फ उस संगीत के माध्यम से देखते हैं, एक वो जो अनुपस्थिति है जिसको आज हमने संजोने की कोशिश करी, वो अनुपस्थिति उस अर्थ की है। वो उसका अर्थ क्या है, क्या हम उस अर्थ को पा सकते हैं या नहीं। कई शास्त्रीय संगीतकार सुने हैं हर तरह के, लेकिन कुमार जी एक ऐसे लगते हैं जिनमें ऐसा लगता है कि संगीत का हर पहलू एक तरह से एक साथ केंद्रित हो गया हो। हम एमेच्योर्स जब संगीत सुनते हैं, पंडित नहीं, संगीत में क्या देखते हैं, उस गायकी में क्या देखते हैं? लय, अलंकार, भाव तो किसी भी अच्छे गायक में रहता है। लेकिन कुमार जी के संगीत में कुछ विशेष है, न केवल लय, अलंकार, भाव है, एक तरह से इनोवेशन भी है, कह दीजिए एक तरह से कुछ नई 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 चीज दिखाने का, नई चीज पकड़ने की अवधारणा है। लेकिन वो संगीत को एक तरह से काल के साथ, अवतरण के साथ, विस्तार के साथ, अनुभव के साथ और अंत में अस्तित्व की सच्चाई के साथ जोड़ता है। ऐसा संगीत बहुत मुश्किल से मिलता है। और ये जो उपस्थिति अनुपस्थिति का जो जिक्र किया है अशोक जी ने, वो एक प्रश्न ये खड़ा करता है कि क्या ये जो अलग अलग पहलू हैं उनके संगीत के, जिनको वो एक बिंदु में जोड़ते हैं, काल और लय तो सब समझ लेते हैं, अनुभव भी एक तरह से सब समझ लेते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, कोई नई बात लगती है, लेकिन क्या आज हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि उस संगीत का जो जोड़ है उस काल से, सब कालजयी कहते हैं, कालजयी के भी अलग अलग मतलब लगाते हैं लोग, इसका अर्थ है क्या सनातन से, इटर्नल से, जिसने काल को पा लिया हो, काल पर विजय कर लिया हो, उससे। मेरा खुद का मानना है कि कुमार जी सही मायने में कालजयी इस सेंस में है कि कोई भी क्षण हो, कोई भी पल हो, उसका जो अर्थ है, उसकी जो प्रासंगिकता है, किसी और पल के संदर्भ में नहीं देखी जा सकती है। ये जो एक भाव वो प्रकट करते हैं, मतलब एक एक सुर में, उसकी प्रासंगिकता ये नहीं है कि वो किस पैटर्न में आ रहा है, इसका भविष्य से क्या वास्ता है। हर क्षण की अपनी प्रासंगिकता और उसका जो मूलभूत स्वरूप है, उसको जिस तरह से वो निचोड़ते हैं अपने संगीत में, वो एकदम एक तरह से अद्भुत है। और ये जो भाव है उनके संगीत में, जिसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि शायद अब नहीं रह गई है, कि आप ये ना पूछें किसी चीज का प्रयोजन क्या है, इस वक्त का प्रयोजन क्या है, इस पल का प्रयोजन क्या है। सही वैराग्य और सही अस्तित्व की पहचान तभी आ सकती है जब आपका समय से जो रिश्ता है, जो समय से नाता है, वो यही कहे कि हर पल, जिस पल में आप हैं, उसी पल में सारा ब्रह्मांड और अस्तित्व है। उसके भविष्य की बात ना करें, उसके अतीत की बात ना करें। और जो उपस्थिति और अनुपस्थिति की बात होती है, वो यही बात होती है आज के संदर्भ में, कि क्या हमारी परंपरा, क्या हमारा जो सांस्कृतिक माहौल है,
वो ऐसी पृष्ठभूमि बना सकता है कि वो इस तरह के अस्तित्व का और काल के इस स्वरूप का अर्थ समझ सके। या फिर हम हमेशा प्रयोजन और प्रलोभन के हिसाब से जिस तरह से समय को देखते हैं उसमें उलझ के रह जाएं। मैं अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, मैं जानता हूं मैं आपके और समोसों और चाय के बीच में खड़ा हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक 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 पैसेज याद आता है विलियम जेम्स का, जो उन्होंने संगीत के बारे में लिखा था। शायद उनका अभिप्राय बीथोवन से था, लेकिन हमेशा कुमार जी के संदर्भ में याद आता है। मैं दोनों अंग्रेजी और हिंदी में पढ़ूंगा, हिंदी अनुवाद मेरा खुद का है। विलियम जेम्स ने ये लिखा था, म्यूजिक एट इट्स बेस्ट गिव्स अस ऑन्टोलॉजिकल मैसेजेस which non-musical criticism is unable to contradict. There is a verge of mind these things haunt, and whispers from them mingle with the operations of our understanding, even as the waters of the infinite ocean send their waves to break the pebbles that lie upon our shores. ये रहस्यमय सत्य द्वारा संगीत हमें ऐसे सत्ता मूलक संदेश देता है, और वो सत्ता और अस्तित्व यथार्थ की बात जो है, जिसकी आलोचना खंडन करने में कोई और गैर संगीत शैली बिल्कुल असमर्थ है। मन का एक पहलू है जिसको वो उत्तेजित करता है, और इस संगीत की फुसफुसाहट हमारी समझ की क्रियाओं के साथ साथ भी घुल मिल जाती है। समझ की भी बात है। जैसे अनंत महासागर का पानी हमारी तटों पर पड़े कंकर पत्थरों को तोड़ने के लिए अपनी लहरें भेजता है, वैसा ही वो संगीत है। और जो उपस्थिति और अनुपस्थिति का सवाल ये है, वो ये है कि क्या आज के संदर्भ में हम सिर्फ वो कंकर पत्थर बटोरते रह जाएंगे, या उस महासागर को भी सुन पाएंगे जिनकी वजह से इन पत्थरों को वो स्वरूप में लाए। यहाँ आते ही मुझे एक चिट्ठी दिखी है, कृपया समाप्त करें। तो स्वाभाविक है वो चिट्ठी मेरे लिए नहीं थी, पर वो आते ही चिट्ठी मुझे नजर आ गई है। आज सुबह से जो कुछ भी कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, मुझे 90 के दशक का वो दिन याद आता है। इसी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में अनुप्राग विलास का लोकार्पण हुआ था, भाग 2 का। अनुप्राग विलास भाग 2 का लोकार्पण हुआ था, और तब भी आपने ऐसे ही कुछ बातचीत और चर्चा सत्र का एक आयोजन किया था, और वो भी आयोजन लगभग कुछ ऐसा ही, और जिसमें वोरा जी भी थे उसमें, मुझे अच्छे से याद है, आप भी थे, अनेक सारे लोग थे, राहुल काका थे और दत्ता मारुलकर जी थे, बहुत लोग थे। और सुबह से वो चर्चा सत्र चला था, और लगभग शाम तक राहुल जी बड़े खिन्न भी हो गए थे, क्योंकि उनका राहु काल उस दौरान बड़ा भंग हो गया था। मतलब उनका जो दोपहर का सोने का समय था वो ये राहु काल इनका शब्द है सत्यशील जी का, तो वो राहु काल उनका खिन्न हो गया था, तो वो बड़े परेशान से हो गए थे, लेकिन बाद में फिर आ गए वहाँ पर। तो आज मुझे सुबह से वो एक समय याद आ रहा है, और उस समय जैसा वातावरण बना था, बहुत अच्छा कुछ सुनने समझने को मिला था, वैसे ही आज सुबह से सुनने समझने का एक दिन रहा है। और जैसे कि कलापिनी ताई ने कहा, प्रारंभ में हमको यही लगा था, संजीव भाई का जब मैसेज आया तब हमको यही लगा था कि हमको एक श्रोता के रूप में उपस्थित रहना है, बड़ा अच्छा लगता।
लेकिन वो मुगालता बहुत जल्दी छट गया। और जब ये समझ में आया कि बोलना है तो इससे बड़ी मुसीबत दूसरी कोई नहीं है, ये तो बहुत जल्दी समझ में आ गई। लेकिन उस चीज़ को टालने की भी मैंने बहुत कोशिश की। मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था मैंने ये कोशिश करने में कि मुझे बोलना ना पड़े। हालांकि बहुत अच्छे बहाने भी मैं अशोक जी के सामने रख नहीं पाया कि न बोलूं, पर वास्तव में इतने सब जो बड़े विद्वान और विचारक और सब अभ्यासक लोग हैं आज के पूरे सत्र में रहे, मैंने बार बार इस बात को सोचा कि इसमें मेरा सच में क्या काम, मेरा नाम क्यों है इसमें। मैं इस चीज़ को लेके मैंने खुद को बहुत बार सवाल पूछा है कि मेरा क्या काम, मुझे इतना आग्रह क्यों। मैंने अशोक जी को पूछा कि आपका इरादा क्या है, क्या चाहते हैं आप। तो उन्होंने अपने निर्धारित अंदाज में मुझे जवाब दिया कि नहीं, तुमको बोलना है, बस तुम बोलो। अब बोलो मतलब क्या बोलो। अब आप मुझे यदि गाने के लिए कहते तो मैं 2-3 बंदी से सुना दूं, पर बोलो क्या। बोलना मेरी आदत का कतई विषय नहीं है, हम बोलो। तो मैंने कहा आप तो फंसा चुके हो मुझे। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो आप। तो बोले नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम बोलो, बुलवाना चाहता हूं। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, तो मार्गदर्शन भी आपको ही करना पड़ेगा कि मैं क्या बोलूं। सबसे अच्छा यही होता है कि जब कुछ समझ ना आए तो किसी बड़े के शरण में शरणागत हो जाओ, तो कहीं से रास्ता निकल आता है। तो मैंने उनसे पूछा और उन्होंने इस विषय के बारे में मुझे थोड़ा सा समझाया। उपस्थिति और अनुपस्थिति कोडवर्ड टाइप चीज़ थी मेरे लिए तब, कि उपस्थिति और अनुपस्थिति, कुमार गंधर्व, मैं उनका पोता, मैं गाने वाला, और मुझे उस बारे में बोलना है। तो उन्होंने विषय की स्पष्टता की, उपस्थिति और अनुपस्थिति, और साथ में मुझे कहा कि तुम तो एक काम करो, जो तुम्हें लगता है लिख के ले आओ और अपने हिसाब से बोल देना। ठीक। तो मैंने सोचा कि नौसिखियों के लिए इस तरह का एक उनका फॉर्मूला होगा, पर आज सुबह से अधिकांश लोगों को देख रहा हूं कि सब लिखा हुआ ही पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो उपस्थिति और अनुपस्थिति, जब विषय पर मंथन शुरू किया और कुमार जी की उपस्थिति और अनुपस्थिति को मैंने आंकना शुरू किया, तो यह बात मेरी दृष्टि में 2 हिस्सों में है। एक कुमार गंधर्व के रूप में और दूसरी मेरे बाबा के रूप में, मेरे दादाजी के रूप में। कुमार गंधर्व के रूप कि आप सभी भली भांति परिचित हैं, और उनके दैहिक रूप से जाने के लगभग 30 वर्षों बाद भी सतत इस बात की प्रयास और चेष्टा हो रही है कि उनके किए काम को और गहराई से और अच्छे से समझा जाए और अपने अपने माध्यमों से उसे प्रकट किया जाए। जो काम सभी विद्वान, सभी अभ्यासक समय समय पर कर रहे हैं, देखने सुनने में हर बार कुछ एक नया आकलन आ जाता है, और मुझे मालूम है यह सतत चलता रहेगा, क्योंकि उनके काम को जितना भी समझने की कोशिश करो, जितना भी विश्लेषण करने की कोशिश करो, वो बाद में वापस शेष ही रहता है। उसमें फिर से कुछ करने की गुंजाइश हमेशा ही बरकरार रहती है। और वे खुद भी अपने संगीत के बारे में कहते थे कि मैं था जिसके पीछे पीछे, अब मैं उसके आगे आगे।
मैं था जिसके पीछे पीछे, अब मैं उसके आगे आगे, देखा जब आगे पीछे, दिखा सब आगे आगे। और इसी संभावना और गुंजाइश का उनका अपना संगीत था। उनके कार्य पर आकलन करने वाले, अभ्यास करने वाले और संगीत के तमाम विद्यार्थियों के लिए सदा एक गुंजाइश को उन्होंने निर्मित कर दिया। और यह गुंजाइशता या यह गुंजाइश एक वैचारिकता की मांग करती है। यहां पाखंड का कोई काम नहीं। जैसा उन्होंने कहा कि बंदिश में एक चिंगारी होनी चाहिए, बंदिश में एक चिंगारी होनी चाहिए, बड़ी मशाल का वहां कोई काम नहीं है। तो वो चिंगारी जो है वो दूसरे अर्थों में गुंजाइश ही तो है। उनके गाने में विस्तार को उन्होंने सदा गुंजाइशों से भरपूर रखा और इसी कारण उसमें एक रोमांच, आश्चर्य और एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी, जिसको मैंने शब्द खोजा अपूर्वानुमेयता, क्या सही है मुझे नहीं लगता, अपूर्वानुमेयता। तो उसमें एक रोमांच, आश्चर्य और अपूर्वानुमेयता थी, जिसके कारण वो हमेशा ही ताज़ा भी रहा। यहाँ तक कि आज भी उनके जाने के इतने समय बाद भी यदि किसी रिकॉर्डिंग को आप सुनते हैं, और हो सकता है कि आपने उस रिकॉर्डिंग को पहले 20-25 बार भी सुन रखा हो या उससे अधिक भी सुन रखा हो, तो उसको सुनने के बाद भी वो इस संभावना, गुंजाइश, रोमांच, आश्चर्य, इन सभी को अपनी अपूर्वानुमेयता के साथ कायम रखने में सफल रहते हैं। और मेरा यह साफ मानना है कि हर बार उन्हें अभ्यास की दृष्टि से सुनना, हर बार उन्हें अभ्यास की दृष्टि से सुनना और सदा ही सुनते रहना, इस प्रक्रिया में वे सुनने वाले को और भी परिपक्व बनाते जाते हैं। हर बार यह अनुभव आया है, आता रहा है। मुझे नहीं पता, शायद आप में से कई लोग इस अनुभव से गुजरे भी होंगे और शायद नहीं भी गुजरे होंगे, लेकिन लगता यह है कि जब हम पिछली बार इसी निर्धारित रिकॉर्डिंग को सुन रहे थे तो ये जगह तो नहीं थी, ये बात तो नहीं थी, ये बात देखने में कैसे नहीं आई, अनुभव में कैसे नहीं आई, इस बार कहां से आ गई? तो वो थी वहीं, उसी जगह पर थी, लेकिन उसके साथ हम स्वयं परिपक्व हुए, इसलिए हमें वो देखने समझने में आ गई। संभावना और गुंजाइशों से भरी उनकी इस सांगीतिक दुनिया में मैंने जब कदम रखा, तब यह वास्तविकता भी है कि वे दैहिक रूप से जा चुके थे। लेकिन यहां पर जिस गहरी उपस्थिति के साथ वो भानुकुल में हमारे बीच सदा रहे हैं, उसका मैं हकीकत में शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उनका न होना विगत 30 वर्षों में उनके होने से कहीं अर्थों में गहरा कई बार लगता आया है। उनके जाने का संभवतः वो 7वां या 10वां दिन होगा, जब अचानक उनकी तस्वीर के सामने मैं अचानक से गाने बैठ गया था। अब वो क्यों बैठा था और क्या हुआ था और किसने कहा था मुझे गाने के लिए, क्या वो कौन सा दिन था, वो सब अब मुझे भी ठीक से याद नहीं, पर वो हो गया था। उन दिनों लगभग रोज शाम को संगीत उनका सुनने सुनाने का एक सिलसिला सा चल रहा था। हर रोज किसी न किसी का आना भी होता था। बातचीत, विचार विमर्श और गहराई वाली चर्चाएं पूरे दिन भर चलती रहती थी। और इसी दौरान एक शाम को आकाशवाणी के राष्ट्रीय प्रसारण में उनका राग हमीर ब्रॉडकास्ट हुआ था, जिसमें आदरणीय वसुंधरा ताई भी थी और तबले पर वसंतराव आचरेकर थे। वो हमीर, आज सुबह से भी 2-1 बार कहीं हमीर का जिक्र हुआ है, वो हमीर और उसके बाद उसके जैसे कई हमीर मैंने 20 और 50 बार सुने होंगे, लेकिन वो आज तक कभी पूरे नहीं हुए।
और अब लगता है कि वो कभी भी पूरे नहीं होंगे। और यही बात उनके आर्काइव का काम करते समय मुझे और गहराई से अनुभव में आई। यहाँ तक कि इस भावना ने भी बहुत गहरे से मन में जगह बना ली कि ये तो हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, इस तरह से गाना हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा कैसे गा सकता है, ये कैसे संभव है। क्योंकि आर्काइव का काम करते समय किसी रिकॉर्डिंग को एक बार सुन के और उसके ऊपर बात खत्म हो गई ऐसा नहीं होता था ना। मुझे वो 10-50 बार उसको साफ करने के लिए और ये सब करने के लिए मुझे बार बार सुनना पड़ता था। तो कई उनके ऐसे रिकॉर्डिंग्स थे कि अच्छा वो सुनना भी तो अब ध्यान से सुनो। तो कई उनके ऐसे रिकॉर्डिंग्स थे कि जो सुन के लगभग मतलब उसका जिसको कहते हैं ना हैंगओवर ही उसका अगले कई दिनों तक रहता था। उस रिकॉर्डिंग से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल होता था। तो हमेशा मन में लगता था कि ये कैसे कैसे संभव है, ये इक्वेशन कैसे संभव है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहीं पर मेरे दोनों गुरुओं ने मुझे जिस तरह से पाला और पोसा है, आज उसी की बदौलत मैं उनके संगीत को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आदरणीय वसुंधरा जी और आदरणीय मधुप जी ने मुझे जिस तरह से पल्लवित किया, उन्हें सदा ही दंडवत प्रणाम है। आज जो कुछ भी कर पा रहा हूँ उन्हीं के कारण है। कुमार जी के संगीत को समझाने का और मुझे संगीत की विधिवत तालीम देने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तब भानुकुल के वातावरण में रोज सुबह शाम तानपुरे निकलते थे, कोई ना कोई गाने बैठा होता था। कभी कलापीली दाई की तालीम चलती होती थी, कभी ताई स्वयं गाने बैठी होती थी, कभी अपना नंबर लग जाता था। क्योंकि तब अपनी पढ़ाई भी चल रही थी। अपनी पढ़ाई, कॉलेज का टाइम और तमाम ट्यूशन आदि इत्यादि को देखते हुए अपना नंबर उस आधार पे लगता था। अब ताई की तालीम जो उन्होंने कलापिनी ताई को दी और जो मुझे मिली, उसमें अंतर तो होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि मूल स्वर ही अलग था। इनका स्वर और ताई का स्वर एक साथ मिलता था, मेरे साथ स्वर का हिसाब किताब अलग था। तो इस कारण कलापिनी ताई के साथ जब उनकी तालीम चलती थी तो प्रकटीकरण की आसानी और संभावनाएं और अधिक होती थी, जो कि मेरे साथ कतई नहीं थी। और इसलिए एक बहुत अंदर की बात बता रहा हूं आपको, अब किसी को बोलिएगा मत, मैं अधिकतर तबला लेके इनके साथ बैठ जाता था। नहीं, बकायदा तबला लेके बैठा हूं मैं। डग्गा अधिकतर लेके बैठता था, लेकिन तबला लेके बैठ जाता था। तो उस बहाने से वो चीजें मुझे भी मिल जाती थी। लेकिन इसी तरह से ताई को कुछ चीजें मुझे समझाना एक अलग दृष्टि से आसान थी, क्योंकि मेरे स्केल में, मेरे स्वर में जब वो गाती थी तब उनको कुछ ऐसी बातें बताना आसान पड़ जाती थी जो उनको उनके मूल स्वर में भी कहना आसान नहीं थी, वो मुझे कह जाती थी। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो थी कुमार गंधर्व, जो पूरी तरह से अनुपस्थित तो थे लेकिन हमेशा ही उपस्थित थे। ताई ने परंपरागत संगीत पद्धति से ही मेरी तालीम करी, लेकिन हमेशा घूम फिर कर बात जो है ना वो कुमार गंधर्व पर ही आके रुकती थी, जो अत्यंत स्वाभाविक भी था। वास्तव में ताई हमारे माध्यम से अपने खुद के संगीत में परंपरागत संस्कारों पर पड़े कुमार जी के प्रभावों को सदा टटोलती रही, जिसका प्रकटीकरण उनका तालीम देते समय अधिक स्पष्टता से होता था, जिसमें वो कुमार जी के द्वारा किए गए परंपरागत रागों और बंदिशों का संशोधन सदैव दर्शाती रहती थी। लेकिन उनके और मेरे बीच में जो एक दुविधा थी स्वर की, उसका भी उन्होंने काफी पहले से उपाय खोज लिया था।
मुझे उन्होंने आदरणीय मधुप जी के पास तालीम के लिए भेज दिया। मधुप जी को मैं बचपन से जानता था, उनके प्रति आकर्षण भी था, उनका भी मुझ पर प्रेम था, ये सब बातें थी। लेकिन उस समय तक ये मेरे मन में कतई नहीं आया था कि मुझे उनके पास जाकर कुछ सीखना है। और हकीकत तो यह भी है कि मैं जब यहाँ पहली बार उनके पास सीखने की दृष्टि से पहली बार आया, जो मेरा पहला दौरा था, उस समय शुरुआत के कई दिनों में तानपुरा कुछ निकला ही नहीं, तानपुरा निकला ही नहीं। लेकिन उस दौरान उन्होंने मेरी दशा, हकीकत में मेरी दशा और मेरी भावनाओं को समझते हुए मेरे भीतर संगीत के विद्यार्थियों को अंकुरित कर दिया। और कुमार गंधर्व के पौत्र और मुकुल शिवपुत्र के बेटे के अलावा उन्होंने ही मुझे मेरे अंदर संगीत के विद्यार्थी को गढ़ा है, जिसके लिए मैं उनका जीवन पर्यंत ऋणी रहूंगा। लेकिन यहां भी बात वही थी, भले ही सिखाने वाले मधुप मुद्गल थे, वो अपनी परंपरागत तालीम और उस पर किया संशोधन, अपना अभ्यास और निचोड़ उचोड़ सब सामने रखते थे, लेकिन फिर से बात अनुपस्थिति से कुमार जी को उपस्थित करती ही थी। ठीक है ना? फिर वही उसी तरह की बात, कुमार जी के विचार, उन पे किए गए महत्वपूर्ण, उनके किए महत्वपूर्ण काम, संशोधन, नवनिर्माण आदि इत्यादि, और खासकर तानपुरों के प्रति उनका लगाव, और उसके साथ स्वरों की तरंगों का गहराई से किया जाने वाला अभ्यास, ये सब बातें हमारी होती थी। लेकिन ताई और भैया की तालीम में कुछ समानताओं के अलावा एक बड़ा भारी अंतर था। दोनों ही अपने सांगीतिक सबक के प्रति पूरी तरह कठोर तो थे ही, दोनों ही एकदम कठोर थे अपने सांगीतिक सबक के प्रति, लेकिन ताई के पास में ममत्व की अधिकता थी। हाँ, हकीकत कह रहा हूं, ताई के पास में ममत्व की अधिकता थी। भैया के पास सराहना जरूर थी, लेकिन आंशिक, सराहना थी लेकिन आंशिक। हाँ बैठा है, मुझे मालूम है बाद में मुझे क्या क्या आंशिक मिलने वाला है। और ऐसे ही वातावरण में मेरी सांगीतिक तालीम जारी थी, जिसमें दोनों ही गुरु अपनी परंपरागत तालीम से मुझे भर रहे थे और साथ ही अपनी अपनी नजर से कुमार गंधर्व को मुझे समझा रहे थे। बस यही बात है कि ताई सिखाते समय साफ साफ कह देती थी कि देखो, ये जो ऐसा मध्यम जो बिलास खानी का है, या ऐसा जो निषाद जो बिहाग का है, ये इस अंदाज से लगाने का काम जो है, ये संशोधन कुमार जी का है। मध्यम तो था ही वहां पर, पहले भी था, लेकिन ये इस तरह से जो लगाने का काम है, ये परंपरागत राग में कुमार जी ने किया। इस तरह वो सीधे से एकदम कह के और अलग हो जाती थी। और यहीं पर भैया का कहना होता था कि अभी जरा सीधी सीधी बात समझ लो, हाँ अभी जरा पहले सीधे सुरूर लगाओ, इतना उछलने की जरूरत नहीं, पहले इतनी जल्दी क्या है, अभी जरा पहले तानपुरा बजाओ ठीक से, इस बंदिश को तो याद करो पहले, इस राग को तो समझो पहले, जरा अपने परंपरागत बंदिशें सीखो, और जरा ठीक से, जरा तानपुरा कहाँ हाथ कहाँ जा रहा है, ये आज भी होता है, लेकिन आज थोड़ा अलग होता है। तो उनका यह कहना था कि अभी इन सब चीजों की तरफ ध्यान दो, ये संशोधन वगैरह तो समय के साथ में तुमको समझ में आ जाएंगे, उसमें कुछ उसके पीछे अभी से मत पड़ो। तो मेरी सांगीतिक तालीम के दौर में
दोनों ही गुरुओं के माध्यम से मुझे कुमार गंधर्व सदा अनुपस्थित रहकर भी पूरी तरह मेरे बीच उपस्थिति रहे। और बाद के समय में जब इस विधा को पूर्णकालिक रूप से मैंने अपनाया, तब अनेक अभ्यासकों के माध्यम से और उनके सानिध्य में रहकर समझने का, सीखने का सौभाग्य मिला, जो आज भी मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। जैसे अब सत्यशील जी का एक अपना आकलन है, श्री और श्रीमती किरकिरे जी की अपनी समझाइशें थी, स्वर्गीय मीरा राव जी का अपना एक दृष्टिकोण था, कला पिनीताई की एक अपनी समझ थी, इवन राजा काले जी का एक अपना निचोड़ है, और मुकुल जी का एक अपना ही विस्तार है। सभी के अनुभवों ने समय समय पर मुझे व्यक्तिगत रूप से परिपक्व होने के लिए भरपूर खाद पानी दिया, और ये देते ही रहेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ये सभी बातें, और शायद इसमें से कई बातें आप लोगों के अनुभव की होंगी या आपको पहले से पता भी होंगी, और मैंने अभी तक शायद ही कोई अनूठी बात बोली हो, वो सब ठीक है। लेकिन ये सब अनुभव मेरे अपने हैं, जो कि मैंने अपने ढंग से कहने बोलने का प्रयत्न किया है। हालांकि बोलना मेरी कोई विधा है नहीं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कईयों का यह मानना है कि ये तो बच्चा है, ये क्या जानता है कुमार गंधर्व के बारे में, ये तो तब था भी नहीं जब वो थे, बच्चा है, ये तो होश भी संभाला था इसने। बिल्कुल सही बात है, मैं बच्चा ही हूं, आज भी आप सबके सामने बच्चा ही हूं, और तब भी बच्चा ही था। लेकिन मेरा बच्चा मन तो वही था ना जो कुमार गंधर्व को देख रहा था। तब भी मैं कुमार गंधर्व को देख ही रहा था। लेकिन मेरा वो बचपन कब तक बचपन रहा और कब बदल गया बचपने से, ये कहना अभी बहुत कठिन है। लेकिन कुमार गंधर्व के भीतर के बाबा को मैंने ठीक से देखना शुरू कर दिया था। वो अनकहे रूप से कब परिवर्तन हो गया, ये मुझे भी ठीक से नहीं पता। एक बात तो साफ है कि वो मेरे दादाजी कतई नहीं थे, वो बाबा ही थे। ऐसे तो वो जगत बाबा थे, हर कोई उन्हें बाबा के नाम से ही संबोधित करता था, लेकिन मेरे बाबा मेरे अपने थे। उनकी सभी संतानों में मुझे ही यह सौभाग्य मिला जिसके नाम से उन्होंने संभावना का एक दीपक, एक दीपावली को सार्वजनिक रूप से लगाया, जिसमें एक दीपक उन्होंने आदरणीय वामनराव देशपांडे जी के नाम पे लगाया और एक उनके गुरु प्रोफेसर बी.आर. देवधर जी के नाम पे लगाया। ऐसे 3 दीपक उन्होंने लगाया, तो उसमें से एक दीपक उन्होंने मेरे नाम लगाया। इसके लिए मैं खुद को अत्यंत सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं ही वह सौभाग्यवान भी हूं जिसने उनको अपने बचपन में खूब सताया, खूब, और यहां तक कि इतना भी सताया कि उनकी पिटाई तक खाई। और वह एक एक पिटाई मुझे बहुत अच्छे से याद भी है। और वो इस तरह से याद है कि जैसे उनका सांगीतिक दिया हुआ सबक मेरे गुरुओं को या उनके समकालीनों को भी याद होगा। उन वर्षों में मैं ही था जो उनके प्रवास की बैग को जमाने में उनको सहयोग किया करता था। उनको हर चीज बहुत सलीके से रखी हुई अपने बैग में लगती थी, और उनके कंधे पे हमेशा एक थैली होती थी। उस थैली में तमाम काम की वस्तुएं होती थी। तानपुरी की जवारी का सामान, तो उसको करने का पॉलिश पेपर, और ये और वो कटर, पान का डब्बा, और छोटी सी एक, उस जमाने में एक छोटी सी एक 120 की एक तंबाकू की एक वो एक डिब्बी आती थी, वो उसकी खुशबू हमको बड़ा आकर्षित करती थी। उसके अलावा उनकी थैली में एक 5 स्टार चॉकलेट भी होती थी। जो लोग ये बात कहते हैं ना कि हमको कुमार गंधर्व के बारे में सब मालूम है, उनको ये मालूम नहीं है।
ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि ये क्या जानता है, तो बच्चा है। वो 5 स्टार की चॉकलेट मुझे ही मालूम है, और वो इसलिए भी मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि धीरे से एक दिन उस चॉकलेट को मैंने निकालने की कोशिश की थी और उन्होंने उसे पकड़ लिया था। उस हाथ की पकड़ के अनदेखे निशान मजबूती के साथ आज भी मौजूद है। यहां तक कि जब कभी किसी कारण से कान के नीचे पड़ी जो है, उसकी गूंज भी आज मौजूद है। अब यह सौभाग्य और किसी का कहां हो सकता है भला, कि समय के साथ, अब ये बात अलग है कि समय के साथ उनकी पिटाई के कारण भी समझ में आ गए, जो कि एकदम सही भी थे। उस समय उनके प्रवास का एक और हिस्सा होता था होल्डॉल। जिन्होंने उस जमाने का ट्रैवलिंग किया हो, अब आज के समय में तो बेडिंग वेडिंग सब ट्रेन में मिल जाते हैं, पर उस जमाने में कोई ट्रेन में बेडिंग वेडिंग मिलते नहीं थे। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बाबा सफर करते थे। तो होल्डॉल नाम की एक चीज होती थी, बेडिंग, जिसको आधुनिक समय में स्लीपिंग बैग वगैरह ऐसे शब्दों से संबोधित किया जाता है, होल्डॉल कहते थे उसको। तो उस होल्डॉल के अंदर उनको हर चीज बहुत सलीके से और तरीके से जमाई हुई ही लगती थी। उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि होल्डॉल बाद में ऐसा पूरा जमाने के बाद में उसको बांधना रहता था ऐसा लपेट के। तो लपेटी हुई चीज जब खोली जाती थी, तो खोलने के बाद में वो रुमाल और बाकी सब चीजें हिली उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो एकदम करेक्ट होना। और होता क्या था कि उस होल्डॉल का एक जो आखिरी कोना था, इधर का और इधर का, उसमें उनको बाद के समय में वो करते नहीं आता था ना, तो मुझे पकड़ते थे और उसके अंदर वो आखिरी कोने तक मुझे उसके अंदर घुसाते थे वो, और उसमें घुसा के वो हर चीज को सीधा करवा के ही मानते थे। और वो जब तक उनकी पैरामीटर पे करेक्ट नहीं हुआ तब तक वो करवाते थे उसको। वो करवा के लेने में तो बिल्कुल पक्के थे। तो उनकी इस तरह से दी हुई तमाम अनकही तालीम आज मेरी धरोहर है। उस समय कई लोगों का भानुकुल में आना जाना मुझे बहुत अच्छे से याद है, जिनके साथ उनकी लंबी धीर गंभीर चर्चाएं होती थीं, जिसमें कुछ 2-3 लोग ऐसे थे जिनकी मोटी फ्रेम के काले चश्मे होते थे, जिसमें एक अशोक जी थे, दूसरे राहुल बारबू थे और तीसरे श्री राम पुजारी। तीनों के चश्मे के फ्रेम का साइज एक ही था। मैं छोटा था, मुझे और क्या दिखेगा ना, मुझे थोड़ी ना मालूम कौन अशोक वाजपेयी और कौन क्या और अशोक जी क्या है और राम पुजारी क्या है, मुझे उससे क्या मतलब, मुझे कुछ मालूम नहीं। क्योंकि एक बार जब अशोक जी आए घर और मैं घंटी बजी और मैंने दरवाजा खोला, तो मैं चेहरे से पहचान गया, नाम वाम तो कुछ मालूम नहीं था। तो उन्होंने अंदर से मुझे आवाज लगा, पूछा कि काय रे कौन है। तो मैंने अंदर जाके उनको कहा कि वो काली फ्रेम के चश्मे वाले काका आए, वो अशोक जी थे। हाँ, मतलब अब मैं छोटा था, मुझे थोड़ी ना ये सब मालूम कि कौन क्या है। तो ये सब चर्चाएं जब होती थी तब मैं वहीं के आसपास होता था, और अनावश्यक सी कुछ गड़बड़ी वड़बड़ी भी हम छोटे होने के कारण करते रहते थे, और वो भी उस चीज को सब सहन करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं था। लेकिन जब वो गड़बड़ी थोड़ी अपनी सीमा के बाहर निकलती उनको नजर आती थी, और उस दौरान यदि उनकी एक वक्र दृष्टि पड़ जाए आपके ऊपर, तो सच कह रहा हूं ठंडक छा जाती थी। लेकिन कलापिनी ताई के अनुसार बाबा और ताई मेरे बचपन के समय में काफी सहनशील हो गए थे। क्योंकि इनके बचपन में वे खुद और मेरे पिताश्री दोपहर को जब स्कूल से लौटते थे तो आंगन में ही अपने जूते उतार कर हाथ में लेकर घर में आते थे, ताकि जूतों की आवाज से कुमार जी के दोपहर के आराम में कहीं खलल न पड़ जाए। तो इनके अनुसार मेरे बचपन में वो बड़ा भारी परिवर्तन हुआ था, लेकिन फिर भी बाबा का कुछ लेकिन उसके बावजूद बाबा का कुछ
पढ़ना या कुछ इस तरह का काम जब होता रहता था, तब इस तरह की हमें पूरी हिदायत होती थी, नहीं ये चिट्ठी भले ही आए लेकिन मुझे जितना पढ़ना है मैं पढ़ के ही बताऊंगा पूरा। तो जब उनका इस तरह का कुछ धीर गंभीर कोई बातचीत और चर्चा वर्चा होती थी, तो उस दौरान ये मुझे पक्का हमें आदेश होता था कि वहाँ कुछ गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। बस ये है कि उस दौरान उस चीज़ को बचाने के लिए वो मुझे पकड़ के काम पे लगा देते थे। जाओ वो पान का डब्बा लेके आओ, तिबाजी काठी आणून दे, थैली आणून दे, अच्छा डब्बा निकालो, इस तरह से कुछ काम वाम पे मुझे लगा देते थे। यहाँ तक कि उन्होंने बहुत अच्छे से खुद अपने साथ बैठाकर मुझे बागवानी तक सिखाई। क्या क्या नहीं सिखाया बाबा ने, अब आपको मैं क्या क्या बताऊं। आज कुछ भी करते वक्त उनकी याद आना अत्यंत स्वाभाविक है। रोज ऐसी कितनी ही बातें होती हैं जिनमें वो होते ही हैं। यहाँ तक कि मैं रोज बाथरूम से नहा के निकलता हूं तब भी, क्योंकि जब वो खुद बाथरूम से नहा के निकलते थे तो किसी की मजाल उस बाथरूम में कहीं गीलापन या कोई गंदगी मिल जाए, कोई ढूंढ के निकाल के बता दे। लेकिन आखिरी के कुछ वर्षों में वो ये सब नहीं कर पाते थे, क्योंकि थोड़ा कमर दर्द से वो परेशान रहते थे। तो बहुत कठिनाई से थोड़ा बहुत करते थे, नहीं तो नहीं करते थे। लेकिन फिर किसी दिन स्कूल से जल्दी आया हुआ मुझे पाकर मुझे पकड़ लेते थे, गुंडे चल, ऐसे करके बुलाया लेते थे अंदर। और फिर जैसे होल्डॉल का मैंने बताया ना, वैसे फिर मुझे पकड़ के सब एक एक चीज करवा लेते थे। उस जमाने में आज की तरह फ्लोर वाइपर नहीं थे। आज जब भी फ्लोर वाइपर चलाता हूं, हकीकत है, आज जब भी फ्लोर वाइपर चलाता हूं तो उसमें भी मुझे कुमार जी की बहुत याद आती है कि यदि होते तो बाबा को कितना आराम हो जाता। रोजमर्रा की ऐसी कितनी ही बातें हैं जहां वो आज भी उपस्थित हैं। उस समय की लगी आदत आज भी हम सब लोगों के भीतर गहराई के साथ बरकरार है। दोपहर के समय आज भी उनके कमरे में कोई नहीं जाता। सच में, यहाँ तक कि अब हमने बताया नहीं लेकिन मेरे बच्चे भी नहीं। दोपहर के समय उनके कमरे में कोई नहीं जाता। और सच बता रहा हूँ, जा ही नहीं पाता। वो एक आदत ही बन गई सालों की हमारी, किसी ने लिख के थोड़ी ना दिया, पर वो आदत बन गई। अपनी अनुपस्थिति में उपस्थित बाबा का वो आराम का समय होता है। वे अभी आराम कर रहे हैं। धन्यवाद। मित्रों, लगभग 50 वर्ष पहले हमने कुमार जी का एक लंबा इंटरव्यू लिया था। वो 6 घंटे चला था। उस बीच में बारिश हो रही थी और 2 घंटे 2.5 घंटे तक हम लोग बात कर चुके। तो कुमार जी ने कहा थोड़ा आराम कर लिया जाए। हमने कहा पूरा थोड़ा रम पी ली जाए। तो हमने और उल्लसित, हाँ। तो बहरहाल कुमार जी के जो जिजीविषा थी और उनकी जो रसिकता थी वो कभी मंद नहीं पड़ती थी। मैंने उनको कभी मंद पड़ते देखा ही नहीं। और मेरा ये एक तरह से मेरा एक सौभाग्य और दुर्भाग्य एक साथ हुआ। हम लोगों के दुर्दिन थे, आजकल तो पूरे राष्ट्र के दुर्दिन हैं, उस दिन तो हमारे दुर्दिन थे। तो हम ग्वालियर में थे और मेरा जन्मदिन पड़ने वाला था और इंदौर की एक संस्था ने मुझे कहा कि आप कविता पाठ करने आइए 15 जनवरी को। 16 जनवरी को मेरा जन्मदिन होता। तो हमने कहा ठीक है। कहा कि अध्यक्षता किससे कराएं?
तो हमने कहा भाई कुमार जी से पूछो अगर उनके पास समय हो, और उसका फोन आएगा। कुमार जी ने तो बहुत प्रसन्नतापूर्वक कहा हाँ हम जरूर आएंगे। ये 15 जनवरी 1952 को ये कविता पाठ होने वाला था, और 12 जनवरी को 12 जनवरी को कुमार जी का देहावसान हुआ। तो मैंने फिर अपने जन्मदिन से उन पर एक शोक गीत की श्रृंखला लिखी, बहुरी अकेला के नाम से। तो मुझे आज तक ये, और इस आयोजन के बाद तो मैं आपको ये बता रहा था कि 6 घंटे अगर हम उनका इंटरव्यू कर सकते थे तो 6 घंटे बैठ के आप उनके बारे में सुन क्यों नहीं सकते। इसलिए मैं आपको सुनने के लिए धन्यवाद नहीं देने वाला हूं, पर आप आए इसके लिए जरूर धन्यवाद देने वाला हूं। और दूसरी बात ये कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं तरह तरह के प्रयोग करता रहता हूं, जोखिम उठाना होता है। कभी लग गया तो लग गया, नहीं गया तो भाड़ में गया। तो ऐसे विफलताएं तो होती रहती हैं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि किसी संगीतकार पर एक दिन भर की बातचीत हो सकती है, और इतने सारे लोग बात करने को अनेक अनुशासनों से, इतिहास से, संगीत से, साहित्य से, समाज मतलब राजनीति शास्त्र से, इतने सारे लोग जमा हो सकते हैं। कुमार जी के 2 मूल तत्व थे मेरे हिसाब से, रहस्य और विस्मय। वो गाते हुए भी कई बार चकित होने का उनके चेहरे पर भाव आता था, क्योंकि यकायक उनसे कुछ ऐसा हो जाता था जो अपूर्वानुमेय था। खुद उन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तो एक तो वो भाव था विस्मय वाला, और दूसरा रहस्य। ये संसार एक रहस्य है, और इस संसार को रहस्य रहने देना चाहिए। ये जो कोशिश है उसको बार बार पूरी तरह से गेय बनाने की, वो व्यर्थ की कोशिश है। और वो संसार की जो विविधता है, उसकी जो अपराजेयता है, उसको खामखा जीतने का प्रयत्न है, जिसका कुछ उल्लेख राजीव बोरा कर रहे थे। तो मित्रों, आप सब आए, हम आपके बहुत आभारी हैं। अब पता नहीं मुझे चाय है कि नहीं। चाय है, समोसा भी है, हाँ समोसा वगैरह भी है। तो अब आप वो ग्रहण करें, हमारी ओर से आभार ग्रहण करें, और अगर जल्दी में जाना हो तो जहां जाना हो वहां जाइए।